नमस्ते, आपका स्वागत है। आज का अध्याय है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 मजबूत हो सके। ये सभी प्रश्न अड्डा की वेबसाइट से लिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, अलापुझा के पास हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता इस श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय प्रतियोगिता है। तो आपका इस सही जवाब होता है ऑप्शन सी, नौका दौड़। नौका दौड़ यह नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय प्रतियोगिता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, अलापुझा यह केरल में स्थित है और यह झील में हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता नौका दौड़ श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता खास तौर पर सर्प नौकाओं की रेस के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय रूप से चुंडन वल्लम कहा जाता है। यह केरल का एक प्रमुख सांस्कृतिक और खेल आयोजन है। यह थी इस क्वेश्चन की पूरी जानकारी। आगे देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसकी स्थापना 1952 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नर थे तत्कालीन। देखिए, इस क्वेश्चन में 3 तथ्य छिपे हुए हैं, जिसमें पहला है तथ्य इसका कि यह संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार की राष्ट्रीय अकादमी है। फिर दूसरा आता है इसमें इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। तीसरा आता है इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नर। तो अब मुद्दा आता है कि इसका प्रश्न कहाँ है। तो इसका प्रश्न है कि भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें अब देना है कि भारत सरकार के किस प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात कौन से मंत्रालय द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि इसकी स्थापना की जाए। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। चलिए डिटेल में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। देखिए, यह भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसकी स्थापना होती है 1952 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा। पहले अध्यक्ष जैसे आपने देखा कि डॉक्टर पीवी राजमन्नर है। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और यह पुरस्कार अकादमी कला और प्रदर्शन के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है, जिसे अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका निष्कर्ष आता है कि इसकी मूल स्थापना होती है 1952 में। इसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसका नियंत्रण संस्कृत मंत्रालय की देखरेख में होता है। तो यह पूरी जानकारी थी इस क्वेश्चन की। चलिए अब आगे देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, डेसिबल, डीबी। देखिए, डेसिबल में यह नापी जाती है और जिसका संक्षिप्त रूप है डीबी। ध्वनि की प्रबलता को जिस उपकरण से मापा जाता है उसे कहा जाता है ऑडियोमीटर। सुरक्षित सीमा में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार 85 डीबी से अधिक की ध्वनि यदि लगातार कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके कान को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकती है यह ध्वनि की प्रबलता। तो यह था इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों और पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था, तो सोने और कीमती धातुओं के लिए भी। तो अब हमें आंसर देना है कि सोने और कीमती धातुओं के लिए इनमें से कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था। देखिए, पुस्तक अर्थशास्त्र जिसके रचयिता थे चाणक्य, कौटिल्य। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य काल के विषय में जो लिखा था तो उसमें बताया कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो था उसमें कंबलों और पत्थरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। तो वहीं सोने और कीमती धातुओं के लिए कौन सा क्षेत्र था जो भारत में मौर्य काल के अधीन था? तो वह था दक्षिण भारत। आपका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत वह क्षेत्र था जो सोने और कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है मुद्रा जारी करना और एक है अंतिम ऋणदाता। तो इसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसके आंसर को हम लोग देंगे। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रमुख कार्यों में ये दोनों ही कार्य शामिल हैं। एक मुद्रा जारी करना और दूसरा अंतिम ऋणदाता। यह दोनों ही कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देखिए, आरबीआई को छोड़कर भारत में किसी भी बैंक या संस्था को कागजी मुद्रा अर्थात पेपर करेंसी जारी करने का अधिकार नहीं है।
जो भी पेपर करेंसी या नोट छापी जाती है वो सिर्फ आरबीआई ही कर सकती है। आरबीआई क्या नहीं कर सकती? तो आरबीआई 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी नोटों को जारी करती है। आरबीआई 1 रुपए के नोट और सिक्कों को नहीं जारी करती। अंतिम ऋणदाता, जब वाणिज्यिक बैंक में अन्य स्रोतों से धन नहीं मिल पाता, तो वे अंतिम उपाय के रूप में आरबीआई से ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार आरबीआई बैंकिंग प्रणाली के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करके वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। तो चलिए देखिए तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है ऑप्शन डी आपका 1 और 2 दोनों। दोनों ही कार्य क्या कर आरबीआई दोनों ही कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2022 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डे एनयूएलएम के साथ साझेदारी इनमें से किसने की? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी यूएनडीपी ने की। तो देखिए डे एनयूएलएम ये क्या है? तो यह एक सरकारी मिशन है जिसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो वहीं यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। देखिए जून 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे डे एन्युलम कहते हैं, ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और उनके व्यवसायिक विकास का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के साथ भागीदारी की। तो यह साझेदारी महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए डिजिटल साक्षरता, व्यवसायिक कौशल और बाजार तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य यही था कि शहरों में गरीबों को रोजगार के अवसर देना और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। चलिए अब आगे देखते हैं। किस पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन बी एस अब्दुल नजीर को। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इन्हें 12 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और यह अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा भी रहे थे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो वह थी ऑप्शन ए समाजवादी उनकी सोच थी। इसके अंतर्गत इन्होंने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। यह योजना 1951 से 1956 तक चली थी। अब पहली पंचवर्षीय योजना की कुछ मुख्य बातें भी पढ़ते हैं। यह योजना मुख्य रूप से हेरोड रोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई और इसी योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% से प्रति व्यक्ति आय में 11% तक की कुल वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई, जिसमें भाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना इत्यादि रहीं। और इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई इस मद में 6% राशि खर्च की गई थी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पंचवर्षीय योजना की। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो देखिए अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन भारत में राज्य की विधानसभा में तकरीबन कुल 500 सदस्य होने चाहिए। तो चलिए इसे भी डिटेल में समझते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन है और इसमें प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 से अधिक सदस्य होंगे, जिसमें इसके संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण है वह मुख्य रूप से अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, जिनकी अधिकतम सीमा किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और न्यूनतम सीमा में किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। अब इनमें कई अपवाद हैं, कई राज्य इसमें शामिल होते हैं।
और ये प्रावधान अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन है। अब अनुच्छेद 333 का क्या संदर्भ है कि अनुच्छेद 333 राज्यपाल को अधिकार देता था कि यदि यह राय रखता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को राज्य की विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 170 जो अधिकतम संख्या 500 निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर यह सीमा लागू हो जिसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाला पहला एक सदस्य भी शामिल हो सकता है उन 500 सदस्यों में। अब वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है कि संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में अनुच्छेद 331 और राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 333 में आरक्षण या मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में विधानसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या सीधे तौर पर 500 तक सीमित है। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? यह संधि आपका सही आंसर होता है ऑप्शन बी 1809 में हुई थी। यह संधि 25 अप्रैल 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन ए कथक। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली कथक है। कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसकी जड़ें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों से मिलकर बनी है। मुगल काल के दौरान विशेष रूप से लखनऊ के दरबारों में इस पर फारसी नृत्य और वेशभूषा का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण इसे इंडो फारसी नृत्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी बांसुरी के लिए पन्नालाल घोष प्रसिद्ध है। इन्हें बांसुरी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें 30 सितंबर 2022 को यह पदभार संभाला और यह जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद नियुक्त किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी ना तो ए ना तो दो। ना तो ईगल और ना ही बास्केट, यह दोनों ही क्रिकेट से संबंधित नहीं हैं। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी लॉन टेनिस। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस खेलते हैं। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक संस्था की स्थापना की गई। तो आपका सही जवाब होता है नीतिगत विचार। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, नीति आयोग नामक संस्था की स्थापना भारत सरकार को नीतिगत और रणनीतिक मामलों पर सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में की गई थी। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इसने भारत के पुराने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। संविधान सभा ने भारत के संविधान सभा को कब अपनाया? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। देखिए, संविधान से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य और दिए गए हैं। तो देखिए, अंगीकृत होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। इस दिन को हर साल संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू होने की तारीख थी 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत पूर्ण गणराज्य बना, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसमें कितना समय लगा था संविधान को बनाने में? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। वहीं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और संविधान लागू होने के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है?
अब होता है ऑप्शन सी केरल। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केवल केरल राज्य में है। केरल की महिला साक्षरता दर 92.07% प्रतिशत है, यानी कि लगभग 92.1%, जो सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। सब प्रीवियस क्वेश्चन के सेकंड शिफ्ट की तैयारी करते हैं। भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाला पहला गायक कौन सा भारतीय संगीतकार है? तो देखिए इसमें आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। देखिए भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार और गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी। उन्हें यह सम्मान 1998 में मिला था। यह कर्नाटक राज्य की शास्त्रीय संगीत की एक महान गायिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो सही जवाब होता है आपका सी स्वरूप सेन ने। देखिए 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार स्वरूप सेन को दिया गया था। यह ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक हैं, उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या जैसा भी हो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में यह जोड़ा गया है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या पालक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर जरूर प्रदान। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्राचीन लेखन शैली का नाम क्या है? जवाब होता है ऑप्शन बी सिंधु लिपि। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन लेखन शैली का नाम है सिंधु लिपि और यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उपयोग में की गई थी, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। देखिए सिंधु लिपि के मुख्य बिंदु हैं। सिंधु लिपि के साक्ष्य मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और पट्टिकाओं पर पाए गए थे। इसे सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और यह सिंधु लिपि आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे बोस्ट्रोफेडन शैली का एक उदाहरण भी है, और दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। यह है भारत की सबसे प्राचीन लेखन शैली सिंधु लिपि की जानकारी। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो देखिए महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसे अब संविधान में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। इसके अनुसार लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं और यह आरक्षण 33% के बराबर है। देखिए इस आरक्षण का जो विवरण है वो इस तरह है कि देखिए इससे संबंधित कुछ और भी अतिरिक्त बिंदु हैं, उसे भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो यह आरक्षण अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा, जिसका अर्थ है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह अधिनियम राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं पर लागू नहीं होता है। यह आरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन और उसके आधार पर किए जाने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा और यह आरक्षण प्रावधान लागू होने के बाद 15 वर्ष की अवधि के लिए ही रहेगा। पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और प्रतिपादक हैं, जिनका घराना जो था वो था कालका बिंदा दिन। तो यह किस घराने से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन ए लखनऊ घराने से संबंधित थे। देखिए पंडित बिरजू महाराज, जिनका मूल नाम बृजमोहन नाथ मिश्र है, यह भारत में कथक नृत्य के एक महान प्रतिपादक, कोरियोग्राफर, संगीतकार और गायक थे। वे कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादिन घराने से संबंधित थे और उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रमुख कथक नर्तकों में से जाना जाता था। उन्हें भारत सरकार द्वारा
1986 में पद्म भूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो वह कब से बन गई? सही जवाब आपका होता है ऑप्शन ए 1997 से एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। भारत की योजना आयोग के स्थान पर 2015 में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी नीति आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। बारस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सही जवाब होता है आपका ऑप्शन ए वर्ली और कोकना। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए बारस त्योहार जो हिंदू त्योहार दिवाली के समान है और यह मुख्य रूप से वर्ली और कोकना जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह जनजातियां मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में पाई जाती हैं। स्वामी कप खेल किस खेल से जुड़ा हुआ? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी हॉकी के खेल से यह जुड़ा है। यह कप पहली बार 1928 में शुरू किया गया था। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क की एक पहल है। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी। देखिए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग TPIIT की एक मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय है। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी M3। M3 यह मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय सामान्य तौर पर माना जाता है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर राज्यों संघ शासित प्रदेशों के सहयोग से पूरे देश में आयोजित की गई थी। तो का सही जवाब होता है ऑप्शन ए 1977। भारत सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब आपका होता है ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फुले जिन्हें ज्योतिबा फुले भी कहा जाता था, यह संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1873 में। स्थान कहाँ था? पुणे महाराष्ट्र में। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? शूद्रों और अतिशूद्रों दलितों को पुरोहितों के सामाजिक और धार्मिक शोषण से मुक्त कराना तथा उन्हें शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना। इस संस्था में इनके और अन्य प्रमुख सदस्य जो थे उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले जो महिलाओं के विभाग की प्रमुख थी। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी रवनीत कौर। 23 मई 2023 को रवनीत कौर ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? सही जवाब आपका होता है ऑप्शन सी 63 तत्व ज्ञात थे जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया। न्यायाधीश की बर्खास्तगी के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा करें भारतीय संविधान से। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी न्यायाधीशों को हटाने की एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है भारतीय संविधान। कैसे? तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए न्यायाधीशों को हटाने की यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा दोनों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन और जटिल बनाई गई है और यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 तक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं जा सका है और यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए नंबर 1 पर है कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर बाय सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। तो यह कथन गलत है। बैडमिंटन में जब खेल की शुरुआत होती है और जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर दाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है, बाएं सर्विस कोर्ट से नहीं करता। दूसरा कथन है सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो यह गलत है। इसमें सर्वर और रिसीवर
सर्विस कोड के भीतर खड़े होते हैं। सर्वर अपने सर्विस कोड के भीतर खड़ा होता है, रिसीवर भी अपने रिसीविंग कोड के भीतर खड़ा होता है, लेकिन वे विपरीत छोर पर होते हैं। तो इस तरह से यह दोनों ही ना तो 1 और ना ही 2, यह इसका सही आंसर होता है। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भयमुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें मई 2023 में मुंबई में आयोजित एक समारोह में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। किस देश या देश के किसी निश्चित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित, संकलित, विश्लेषित और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जनसंख्या जनगणना की तैयारी करते हैं। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जीवंत नृत्य है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों से युक्त होकर गति पकड़ता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, राई। राई यह बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी होता है। यह यहाँ का बहुत ही लोकप्रिय और पारंपरिक लोक नृत्य है। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह कथन भी सही है। दूसरा, गौतम बुद्ध साक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। यह कथन भी सही है। तो आपका जवाब होगा कि इनका पहला और दूसरा दोनों ही सही है। भारतीय मूल नवंबर 2023 तक यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, सुएला ब्रेवरमैन। नवंबर 2023 तक यह यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन थी। इन्हें 13 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पद से बर्खास्त कर दिया गया था। मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के शुभारंभ की घोषणा की। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 1931 में। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। यह समझौता सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। लिएंडर पेस किस खेल से जुड़े हुए हैं? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं लिएंडर पेस। उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सारंगी से जुड़े हुए हैं उस्ताद बिंदा खान। 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन.वी. रमन्ना। अगस्त 2023 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिसियन सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें यह नियुक्ति पत्र 29 अगस्त को सिंगापुर में SIMC के अध्यक्ष जॉर्ज लिम द्वारा सौंपा गया था। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 7 देशों के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, काहिरा, मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था। हरित क्रांति ने भारत को निम्नलिखित के आयात पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, खाद्यान्न के मामले में हरित क्रांति ने भारत में आयात पर निर्भरता को कम किया था।
मैसूर दशहरा भारतीय राज्य केरल में एक भव्य उत्सव है जिसमें सजे धजे हाथियों का प्रदर्शन होता है और इसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भारतीय राज्य केरल में एक भव्य उत्सव है जिसमें सजे धजे हाथियों का प्रदर्शन होता है। इसमें शाही जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने से पहले यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जब यहाँ पर इसने ये बता ही दिया है कि मैसूर दशहरा यह भारतीय राज्य केरल में भव्य उत्सव है, तो फिर यहाँ पर इसके विकल्प देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि विकल्प इसका नहीं है, विकल्प यहाँ से है। इसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ से यहाँ तक इसने केरल राज्य के विषय में बताया है। अब यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम यह किस राज्य के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसे मैसूर दशहरा का नाम भी दिया जाता है। तो आपका सही जवाब यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। जी हाँ, आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक यह मैसूर दशहरा का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक त्योहार है और इनके इस त्योहार में शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। सजे धजे हाथियों का प्रदर्शन केरल में होता है मैसूर दशहरा में, परंतु कर्नाटक में शाही जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं मैसूर दशहरा में। इसमें बस यही अंतर है। ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण यह मापा जाता है, ऑप्शन सी सही है, डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। देखिए, देश में पहले 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के अंत में की गई थी। इसमें मुख्य तथ्य क्या है कि इस योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956 थी। इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था? इस योजना में कृषि, सिंचाई और बिजली पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ औद्योगिकी और तकनीकी विकास के लिए उचित प्रशिक्षित इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों का एक पूल तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। पहले 5 आईआईटीज़ कौन हैं? तो उनमें तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित हुए थे, जिसमें सबसे पहले आता है खड़गपुर आईआईटी। यह इस श्रृंखला में पहला संस्थान था जिसे 1951 में स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है आईआईटी बॉम्बे, यह 1958 में, आईआईटी मद्रास 1959 में, आईआईटी कानपुर यह भी 1959 में और आईआईटी दिल्ली 1961 में। तो मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका पहला कथन है, मूल्यह्रास अचल संपत्तियों के उपयोगी जीवन के दौरान टूट-फूट के कारण होने वाली मूल्य हानि को कहते हैं। तो इसे समझते हैं। देखिए, यह कथन सही है। मूल्यह्रास का मूल अर्थ है कि किसी संपत्ति जैसे मशीनरी, भवन, फर्नीचर आदि के लगातार उपयोग, समय बीतने या अप्रचलन के कारण उसके मूल्य में जो क्रमिक धीरे-धीरे अस्थायी कमी आती है, उसे दर्ज करना। तो यह कथन भी सही है। दूसरा कथन है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक हुए नुकसान को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो देखिए, मूल्यह्रास एक नियमित और अनुमानित प्रक्रिया है। इसके विपरीत अचानक या अप्रत्याशित नुकसान जैसे कि आग, बाढ़, दुर्घटना या भूकंप को हानि माना जाता है। तो मूल्यह्रास नहीं, इस प्रकार की हानि को लेखांकन से अलग से दर्ज किया जाता है और यह मूल्यह्रास की गणना का हिस्सा नहीं होती है। तो इस तरह से आपके दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। मेजबान राज्य के कितने शहरों ने 2023 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? तो देखिए, 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की गई थी और वह की थी गोवा ने। गोवा के 5 शहरों ने मुख्य रूप से इन खेलों का आयोजन किया था। जिसमें वह कौन-कौन से शहर शामिल थे? पणजी, मडगांव, मापुसा, पोंडा और वास्को। यह पांचों ही शहर 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेल में मेजबानी करने वाले शहर थे। संविधान सरकार की शक्ति से कई तरीकों से सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका कुछ
ऐसे अधिकारों को निर्दिष्ट करना है जिनका उल्लंघन किया जा सकता है। ये अधिकार हम सभी नागरिकों के पास है और जिनका उल्लंघन किसी भी सरकार को कभी नहीं करने दिया जा सकता है। आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, ये होता है मौलिक अधिकार। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 से बराबर है तो खिलाड़ी को जीत के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। सही जवाब होता है ऑप्शन ए, 2 अंक प्राप्त करने होंगे। कैसे प्राप्त करने होंगे तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कम से कम 2 अंक प्राप्त करने होते हैं, इसका मतलब ये है कि जीत के लिए कोई अधिकतम अंक सीमा नहीं है। खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई एक खिलाड़ी विरोधी से 2 अंक आगे नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 12-10, 13-11, 15-13 और 21-19। इसी तरह ड्यूस की स्थिति में भी मुख्य नियम होते हैं। ड्यूस किसे कहते हैं? ड्यूस ओलंपिक टेबल टेनिस की प्रतियोगिता में जब स्कोर 10-10 से बराबर होते हैं तो उसे ड्यूस कहते हैं। तो 2 अंक की बढ़त गेम जीतने के लिए काफी होती है, तो यह 2 अंक की बढ़त अनिवार्य है खेल जीतने के लिए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि देखिए, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। लक्षद्वीप 96.11%, तो वहीं केरल भी 96.11% के साथ उसके साथ है। आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप और केरल दोनों की ही पुरुष साक्षरता दर लगभग समान रूप से अधिक है, लेकिन कई स्रोतों में लक्षद्वीप को थोड़ी अधिक दर वाला केंद्र शासित प्रदेश बताया जाता है। तो यदि प्रश्न आपका आता है कि केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं, तो जवाब इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन लक्षद्वीप सबसे ऊपर है। यदि आपको केरल राज्य के बारे में पूछा जाए तो केरल की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक 96.11% है। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव को सेवा विस्तार दिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को सेवा विस्तार दिया गया, जिससे वे कितने वर्षों तक का उनका सेवा विस्तार बढ़ा? तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन है 4 वर्ष तक। देखिए, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का सेवा विस्तार दिया गया, जिससे वे 30 अगस्त 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे और भारत के इतिहास में सबसे लंबा समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कांधार शिलालेख। वर्तमान भारत में देखा जाए तो सम्राट अशोक के कई शिलालेख हैं जो भारत से बाहर हैं। तो जो मुख्य शिलालेख हैं जिनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है वह निम्नलिखित हैं, जिसमें अफगानिस्तान में है कांधार शिलालेख, जिसे द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइका में है। उसके बाद आता है आपका लंगमान लंपक शिलालेख, जिसे लघु शिलालेख भी कहते हैं, यह भी अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में भी 2 शिलालेख हैं, जिसमें है शहबाजगढ़ी शिलालेख और मानसेहरा शिलालेख। नेपाल में रुम्मनदेई स्तंभ शिलालेख और निगली सागर स्तंभ शिलालेख हैं। तो देखिए, यदि विकल्पों में से चुनना हो तो आपको कोई एक नाम देना है, तो अक्सर पूछे जाने वाले जो नाम आते हैं उसमें आता है कांधार जो कि अफगानिस्तान में है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, मनसेहरा पाकिस्तान में है, रुम्मनदेई नेपाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से लगा हुआ है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों का वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, किसान ई मित्र। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1949 में। चलिए डिटेल में समझते हैं। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 10 मार्च 1949 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 16 मार्च 1949 को लागू किया गया और जब यह मूल रूप से पारित हुआ था तब इसका नाम क्या था? बैंककारी कंपनी अधिनियम 1949। इसका नाम बदलकर बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 1 मार्च 1966 को किया गया था। यह अधिनियम भारत में
सभी बैंकिंग संस्थानों को नियंत्रित करता है। 2023 में स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जोइता गुप्ता। चलिए डिटेल में देखते हैं। भारतीय मूल की वैज्ञानिक है प्रोफेसर जोइता गुप्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके उत्कृष्ट अग्रणी और प्रेरणादायक वैज्ञानिक कार्य के लिए उन्हें यह दिया गया है। उन्होंने न्यायसंगत टिकाऊ दुनिया बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, सुशासन के माध्यम से उत्पन्न चुनौतियों पर शोध करती हैं। पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता भी थे। 2023 में उनके साथ यह पुरस्कार एक अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर टोबी कियर्स को भी मिला है। यह पुरस्कार नीदरलैंड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च द्वारा नीदरलैंड में काम करने वाले शोधकर्ताओं को दिए जाने वाला सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है। पुरस्कार विजेताओं को उनके शोध को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक को 1.5 मिलियन यूरो का अनुदान मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? सही जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, भाग 4। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, ड्यूस। यदि स्कोर दोनों का बराबर है, 40-40 है, तो टेनिस खेल में इस बराबर को ड्यूस कहा जाता है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 2007 से 2012। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। इसका मुख्य विषय क्या था? तो तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर इसका मुख्य विषय था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस योजना का उद्देश्य था कि उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करना था। विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों द्वारा साझा किए जाएं, जिसमें गरीबी कम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुधार और पर्यावरण की स्थिरता पर जोर दिया गया था। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर। भारत में किस धर्म की बहुसंख्यक आबादी है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हिंदू धर्म की बहुसंख्यक आबादी। हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी आदिवासी जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नागा जनजाति। देखिए, इससे संबंधित कुछ डिटेल में जानकारी है जो काफ़ी लंबी चौड़ी है। देखिए, अगर मैं इसे पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत समय लगेगा, तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए, इसे पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन ल्यूडेंस ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को ल्यूडेंस अष्टक नियम के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंडस अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किस क्रम में था? तो सही जवाब आता है आपका ऑप्शन बी, बढ़ते परमाणु क्रमांक में। मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, झारखंड राज्य से संबंधित है मुंडारी नृत्य। यह नृत्य मुंडा जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में प्रमुखता से निवास करती है। मुंडारी नृत्य के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जिनमें जनजाति मुंडारी नृत्य मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शादियों, कटाई के मौसम, अन्य पारंपरिक पर्वों जैसे सरहुल और करम जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। शैली तो यह एक प्रमुख और यह एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। यह लयबद्ध पद चालन की विशेषता है। उपशैलियां भी है इसमें मुंडारी नृत्य की, जादूर, गेना और जापी, यह मुंडारी नृत्य की कुछ उपशैलियां हैं। संगीत वाद्य यंत्र देखें तो इस नृत्य के दौरान पारंपरिक वाद्य से मांदर और नगाड़ा और बांसुरी का उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच की। उसमें से यह कौन सी योजना थी? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। देख, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध के परिणाम स्वरूप यह कांड हुआ था। देखिए, यह नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और इसके विरोध का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने अराजकता क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित किया, जिसे आमतौर पर रॉलेट एक्ट कहा जाता था। इसे काले कानून ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, बिना वारंट के गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक जेल में रखने का अधिकार दे दिया था।
इस अधिनियम को न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून भी कहा गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इस हमले का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ था। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जापान करेगा 2026 के एशियाई देश खेलों की मेजबानी। यह खेल जापान के आइची प्रांत और इसकी राजधानी शहर नगोया में आयोजित किया जाएगा। मेजबान शहर इसके आइची नगोया भी रहेंगे। तारीख होती है 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक। जापान तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले टोक्यो ने 1958 में और हिरोशिमा ने 1994 में इसकी मेजबानी की थी। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हॉकी के खेल से संबंधित है आगा खान। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सिक्किम। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की कुल जनसंख्या थी 6,10,577। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश था लक्षद्वीप। किस भारतीय नर्तक ने 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, तप्पन कुमार पटनायक। 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तप्पन कुमार पटनायक को दिया गया। यह सरायकेला छऊ शैली के एक जाने माने गुरु और कलाकार हैं। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से कौन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? सही जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। देखिए जब राज्यसभा के सभापति जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके पद रिक्त होने पर उनके कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत आता है। अध्यक्षता से संबंधित कुछ अन्य स्थितियां भी होती हैं जिसमें उपसभापति का पद भी रिक्त होने पर यदि सभापति उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता के लिए नियुक्त करता है। सभापति की अनुपस्थिति में जब सभापति उपराष्ट्रपति सत्र के दौरान अनुपस्थित होते हैं तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन भी उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह थी 20 फरवरी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप इसमें कमेंट करेंगे तभी इसकी अगली वीडियो बनाई जाएगी।